Hello student, this is a video of history class 8 chapter 1 how when and where कैसे कब और कहाँ। तो यहाँ फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, वह डेट्स में काफ़ी बिजी थे। ठीक है, उनमें इस बात के बहस चलता था कि कब कौन सा राजा का शासन था, कब कौन सा राजा युद्ध लड़ा, कब जीता। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डेट्स में बिजी रहते थे। ठीक है, कि कब किस डेट में कौन सा राजा ने राजगद्दी संभाली, कब उनका जो बेटा था वो राजा बना। ठीक है, तो यू मे हैव हियर पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये डेट का संग्रह संग्रह है, मतलब इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस डेट ऑकर्स ओवर टाइम। जो हिस्ट्री होता है वो क्या होता है, वो चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, जो समय के अनुसार होता रहता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट, ये हमें ये बताता है कि चीज़ें पास्ट में कैसी थी और चीज़ें अभी चेंज कैसे हो गई हैं। और जैसे जैसे हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, और जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हर एक क्वेश्चन का, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आप कभी रोड पे किसी को सड़क पे किनारे खड़े होते देखें कि वो चाय पी रहा है, तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ सकती है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा। ये कोई अचानक से तो हुआ नहीं होगा कि ये दिन था या ये डेट था इन लोगों ने चाय पीना शुरू किया, ये धीरे धीरे ही आई होगी। और वैसे ही कि ट्रेन की विंडो पे बैठ के आप सोचो कि रेलवे जो थे, मतलब रेलवे के बनने के पहले लोग एक जगह दूसरी जगह कैसे जाते थे, ये भी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक दिन अचानक होगा। ठीक है, और न्यूज़पेपर को पढ़ने के टाइम ये सोचो कि क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर ना होने पे, मतलब जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में कैसे मिलती थी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के टॉपिक की बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इनका एक फिक्स डेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होना कब से स्टार्ट हुआ था, है ना। और क्या कहते हैं, हमारा ट्रेन कब से चलना स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ चला था, ये सब चीज़ें। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर्स अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर टाइम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम समय को या जो भी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उन सभी चीज़ों को डेट के अनुसार नहीं जोड़ सकते। कुछ चीज़ों को हमें ईयर और मंथ के अकॉर्डिंग ही जोड़ना पड़ता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेसाइज डेट। मैंने कहा ना कि मैंने बताया भी कि हमेशा चीज़ों को डेट के अकॉर्डिंग फिक्स करना सही नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में रहने वाले लोगों ने चाय पीना किसी एक फिक्स डे पे स्टार्ट किया होगा, इन लोगों को जो इसका टेस्ट होगा वो धीरे धीरे ही समझ में आया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस, सिमिलरली वी कांट फिक्स वन सिंगल डेट और ए ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश। इसी तरह हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिश ने इस डेट से हमारे पे शासन करना स्टार्ट किया था, या किसी एक फिक्स डेट पे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेशनल मूवमेंट तो कई समय, बहुत समय पहले से स्टार्ट हो गया था ना, धीरे धीरे उसमें गति आती गई और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ऐसे ही नहीं किसी एक दिन फिक्स होगा कि सोसाइटी में परिवर्तन आने लगी, इकोनॉमी मतलब जो मतलब आर्थिक रूप से समाज में परिवर्तन आने लगी, कोई एक अचानक से तो आया नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही आया होगा, तो कोई फिक्स डेट नहीं होगा। ये इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ ताकि जो लोग को लगता है कि हिस्ट्री जो सिर्फ संग्रह होता है डेट का, तो ऐसा नहीं है। All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. हाँ, तो जो हिस्ट्री है वो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि किस अनुसार, जैसे कोई चीज़ में धीरे धीरे परिवर्तन होता है ना, तो हम ये पढ़ते हैं कि किस अनुसार जो हमारे अतीत में चीज़ें परिवर्तित होती गई। ठीक है, तो हम फिर क्यों हिस्ट्री को डेट के अनुसार स्ट्रिंग, मतलब डेट का मतलब तारीखों का संग्रह मानते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। एक समय था जब लोग सोचते थे कि हिस्ट्री मतलब क्या, राजाओं के युद्ध के बारे में जानना, उनके बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में जानना। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। मतलब ये सिर्फ लोग समझते थे कि हिस्ट्री मतलब क्या है, राजाओं के बारे में जानना, उनके पॉलिसीज़ के बारे में जानना।
हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ऑफ किंग वॉज क्रॉन्ड। हिस्टोरियन जो पहले थे ब्रिटिश इंडिया के, वो क्या लिखते थे कि किस साल राजा को अधिकार मिला, मतलब राजगद्दी पे बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, उसके बनने के बाद दूसरा शासक कौन बना। ठीक है, फॉर इवेंट सच एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है, क्योंकि हाँ ये तो फिक्स हो सकता है ना कि इस राजा की मृत्यु इस दिन हुई और इस दिन वह राजा राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, and in his stories such as these debates about dates continue to be important such as these debates about dates continue to be important, और इसी रीजन से इस पे डिबेट या इस पे बहस चलती रही। As you have seen the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of the other issues. अब जो हिस्ट्री की जो 2 साल से किताबें आ रही हैं, इसमें हमें इससे ऊपर, मतलब कि जो राजाओं के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उससे ऊपर कुछ हट के पढ़ने को मिलता है। दिस बुक एट हाउ पीपल अर्न द लिवलीहुड। अब हमें ये पता चलता है कि लोग पहले, मतलब लोग अपना जीविका कैसे चलाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या उगाते थे, क्या खाते थे, सिटी कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे, बाजार कैसे डेवलप हुए। ठीक है, और जो साम्राज्य था वो कैसे बना, कैसे कैसे न्यू आइडियाज़ जो थे, नए विचार थे, वो कैसे फैलते चले गए, कैसे सोसाइटी हमारी चेंज हो गई। विच डेट्स, यहाँ लिखा डेट्स, कौन सा डेट, बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। किस क्राइटेरिया के अनुसार डेट को चूज करते हैं। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी टू द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, they become vital because we focus on a particular set of events as important if our focus of study change। देखिए, जिस अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को चेंज समझेंगे, हमारी जो पढ़ाई करने का या अध्ययन करने का अगर तरीका चेंज कर दिया जाएगा तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे पहले लोग सोचते थे कि हिस्ट्री में मतलब राजाओं के बारे में पढ़ना, उनके शासन के बारे में पढ़ना, उनके धर्म के बारे में पढ़ना, उनके परिवार के बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री होती थी, इससे अलग हटके कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होने लगे, नए नए इशू, नए नए आइडियाज़ आने लगे, तो उस अकॉर्डिंग हिस्ट्री भी चेंज होने लगा, और जो लोग मानते थे कि सेट ऑफ डेट्स होता है, ये इन लोगों की धारणा बदल गई। कंसिडर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेने को कह रहा है कि इफ़ द स्टोरीज रिटन बाय द ब्रिटिश स्टोरीज इंडिया, जो हिस्टोरीज ब्रिटिश इंडिया में लिखी गई थी, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, उसमें लिखा गया था उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल था यहाँ का, सभी हर एक गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट था। दीज हिस्टोरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो उनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री थी कैसे स्टार्ट होती थी, पहले गवर्नर जनरल की स्टडी से। वारन हेस्टिंग्स से हिस्ट्री का पहला अध्याय या समझ लीजिए पहला पार्ट स्टार्ट होता था, और लास्ट क्या रहता था, जो लास्ट गवर्नर थे, जो वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन से ख़त्म हो जाता था। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट डीड्स ऑफ द अदर्स, और आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। आगे देखिए, और किसके बारे में पढ़ेंगे, हेस्टिंग्स के बारे में, वालसाई के बारे में, बेंटिक के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग, लॉरेंस के बारे में, इन लोगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज सिमिलरली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय, जो पहले की हिस्ट्री थी वो गवर्नर जनरल और वायसराय के इसके लोग बारे में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं थी। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनालिटी, जो भी हिस्ट्री की बुक थी वो इन लोगों के पर्सनालिटी से या इन लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में ही जुड़ी हुई थी। इसके अलावा हमें कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता था। इन लोगों के वायसराय या जो गवर्नर जनरल होते उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में और अचीवमेंट के बारे में बताया जाता था। मैंने बताया ना कि इनके लाइफ के अलावा और इनके चीज़ों के अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और जो इनकी लाइफ के बारे में था वही हम लोग पूरे इतिहास में अलग अलग चैप्टर, अलग अलग भाग में पढ़ते थे। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस हिस्ट्री को डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? क्यों अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो समाज में रहने वाले और ग्रुप हैं, क्लास, उनके बारे में भी जान सकें कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे पीते थे? क्या सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में ही जानने से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है? नहीं। वैन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इंटू अ चैप्टर, जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं जिसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि एक दूसरे का लिंक हो सके। जब आप देखिए, आप 6 में थे तो एंशियंट पढ़ा, तो सारी चीज़ें एंशियंट के बारे में थी, प्राचीन के बारे में थी। 7th में आया तो मेडाइवल पढ़ा, तो मेडाइवल में क्या थी, मेडाइवल में सब माध्यमिक मतलब मध्य की थी,
मध्यकालीन इतिहास थी, तो मध्य की इतिहास थी। फिर 8 में आने के बाद क्या होता है, हम मॉडर्न में आने लगते हैं। तो जैसे जैसे चेंजेस होने लगते हैं तो आप देखेंगे क्लास 8 में आप सब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो पूरे ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ज़रूरी होता है कि चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आप क्लास 8 के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में देखेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देगा। ऐसा करने से क्या होगा कि वो सारे इंटरलिंक होते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि किस तरह से परिवर्तन हमारे समाज में धीरे धीरे होने लगा था, ठीक है। आगे देखिए, आगे वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के लिए दूसरे फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, या पड़ती है या पड़ेगी या पड़ी है। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस। इसके कहने का अर्थ ये है कि अगर हम हिस्ट्री के अदर फॉर्मेट की बात करें तो जो पुराने डेट्स थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे, जबकि जो नए डेट्स बनेंगे वो, या जो नए इतिहास बनेंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। न्यू सेट्स ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। और जो ये डेट्स का नया सेट बनेगा वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हाउ डू वी पीरियडाइज। 1817 में जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। 3 वॉल्यूम वर्क था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इसमें क्या इंडिया को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश। किस अकॉर्डिंग पे, उनके अकॉर्डिंग पहले हिंदुओं का शासन था भारत में, फिर मुस्लिम का था, फिर ब्रिटिश का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हिस्ट्री को ये रीज़न मतलब इस तरह से डिवाइड करते हैं धर्म के अनुसार। वाई डू सी एन अटेम्प्ट टू कैप्चर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम समाज में रहने वाले हर एक लोगों के बारे में जानें, सिर्फ किसी धर्म से इसको जोड़ के क्यों जाने, या किसी भी इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में डिवाइड करके क्यों जानना चाहिए, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। उनके अकॉर्डिंग ये था कि किस तरह से हिंदू से मुस्लिम पीरियड में परिवर्तन हुआ और मुस्लिम से ब्रिटिश पीरियड में परिवर्तन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। मील थॉट डेट, जो मील थे इनका विचार था कि जो भी एशियन स्कॉटर मतलब जो हमारे एशियाई थे, यहाँ के लोगों का जो लेवल था सिविलाइजेशन का बहुत ही ख़राब था यूरोप के रहने वाले लोगों से। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, जातिवाद में ही बिजी रहते हैं, धर्म की लड़ाइयों में, भेदभाव में ही बिजी रहते हैं। और उनको ये भी लगता था कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे आने के बाद ही इन लोगों के लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी खुशियों को ला सकते हैं। और उनको ये भी लगता था कि इनके हेल्प के बिना जो इंडिया है, या ब्रिटिश के हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने फोर्स किया था इंडिया में चीज़ों को चेंज करने के लिए, सिविलाइजेशन के लिए। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज नॉट वन ऑफ डार्कनेस। उनके अनुसार जब यहाँ ब्रिटिश आए उसके पहले का जो भी पीरियड था वो अंधकार का समय था, ठीक है। और उनके आने के बाद यहाँ पे चीज़ें चेंज होने लगी और लोग सिविलाइज्ड होने लगे। क्या हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? नो। इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या हम किसी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम में डिवाइड कर सकते हैं? क्या समाज में अन्य रहने वाले लोगों हमारे पीरियड में इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते? क्या समाज के अन्य रहने वाले लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? उनके जीने का तरीका, उनका क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या ये हमारे लिए मैटर नहीं करता? लेकिन अगर हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो रियली ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। ये कह रहा है कि एंशियंट इंडिया में जो रूलर्स थे ऐसा नहीं था कि सभी एक सेम फेथ के थे। कहने का अर्थ है कि जैसे अगर हिंदू पीरियड चल रहा था तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग नहीं थे, और मुस्लिम चल रहा था तो ऐसा नहीं कि हिंदू फेथ या हिंदू को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं थे। तो फिर किसी धर्म को सिर्फ इस अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है कि किसी धर्म को सिर्फ इस अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना कि उनके राजा जो थे वो क्या मानते। जैसे मान लीजिए कि इस पीरियड में मान लीजिए 100 साल का समय है, तो इस 100 साल में कोई जो राजा है जिस जगह का या किसी जगह का वह हिंदू है तो उसको हिंदू पीरियड कहा जा सके, और वहाँ का जो फिर अगर कभी राजा मुस्लिम होता है तो उसे मुस्लिम पीरियड कहा जा सके। ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्ट्री इंडिया हैव यूजुअली डिवाइड, इसके बाद क्या हुआ कि हिस्ट्री एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न में डिवाइड हुआ।
दिस विजन टू हैज़ टू प्रॉब्लम, इट हैज़ अ पीरियडिज्म दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। देखिए इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो था विचार था ये वेस्ट से आया था, मतलब पश्चिमी से आया था, पश्चिम से आया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ के उनके अकॉर्डिंग परिवर्तन कैसे होते हैं, जब साइंस, रिजल्ट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी में चेंजेस होते हैं तो पीरियड में भी चेंज होते हैं। मेडाइवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। जो मेडाइवल पीरियड होता है वो वह पीरियड होता है जिसमें मॉडर्न सोसाइटी की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होती है, मॉडर्न सोसाइटी के जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाई नहीं देते। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our society? क्या हम इसको, इस कैरेक्टराइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में डिवाइड करने के लिए? एज यू विल सी इन दिस बुक अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी। आप इस बुक में देखेंगे, जब आगे के चैप्टर्स में ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश यहाँ रूल करते थे तो यहाँ इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थी, वो सिर्फ हमसे काम करवाते थे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस पीरियड में, ब्रिटिश की पीरियड में सभी का विकास होता था या सभी ग्रोथ करते थे, वो सिर्फ ब्रिटिश का पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। इसी रीजन से बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं इस पीरियड को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। अब ये है व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है देखिए। कॉलोनियल का अर्थ होता है कि जब कोई एक देश अपना दबदबा किसी दूसरे देश पे बनाता है और बनाने की वजह से जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ये आर्थिक रूप से परिवर्तन आने लगता है तो इसे कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्रिटिश का हमारे यहाँ शासन हुआ तो वो क्या करते थे, वो लोगों को फोर्स करते थे क्या करने के लिए, यहाँ पे जो महंगी चीज़ें होती थी उसको सस्ते दाम में ख़रीदते थे और लोगों से, जो किसान थे, वो उनसे वही उसी चीज़ की खेती करवाते थे जिसका वो एक्सपोर्ट कर सकते, मतलब कि दूसरे देश में निर्यात कर सके। यहाँ वो सस्ते दाम में कराते थे लेकिन वहाँ बाहर महंगे दाम में उसको बेच देते थे, ठीक है। तो इक्वालिटी नहीं होती थी, जो प्रॉफिट था वो सीधा सीधा ब्रिटिश को मिलता था। तो मैंने बताया यहाँ पे कि जब कोई एक देश अपना दबदबा दूसरे देश पे इस प्रकार बनाता है कि पहले देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह से परिवर्तन होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। आगे देखिए, यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन सेम वे। आगे देखोगे कि ये जो आप देख रहे हो कि परिवर्तन था या ग्रोथ था, ये समाज में रहने वाले सभी क्लास या ग्रुप का सेम नहीं था, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। और यही रीज़न है कि आपका जो बुक है इसका नाम है आवर पास्ट, मतलब ये हमारा अतीत। सिर्फ एक के बारे में नहीं है, ये सभी के बारे में, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग जो सभी थे, जो सब थे, उनके साथ इक्वालिटी नहीं होती थी और सबके रहन सहन, उठने बैठने और सबके जो आइडियाज़ थे वो अलग अलग थे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो चैप्टर है अभी हाफ यहीं पे कंप्लीट होता है एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और रिवाइज करिए।